नमस्ते, मैं साग्निक दास आप सबको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जंतु विद्या विभाग के छात्र हूँ। मैं मेरे दोस्त पूजा चैटर्जी के साथ मिलकर ऋचा आर्या मैम के निरीक्षण में इस वीडियो को बनाया है। कोरोना महामारी सारी दुनिया पर भयानक रूप लिया है, इसीलिए इस वीडियो पर हम कोरोना और कोविड संबंधित काफी सारे तथ्यों को और इसके साथ साथ हमारे देश में जो वैक्सीन उपलब्ध है उसे लेकर भी चर्चा करेंगे। देर न करते हुए आलोचना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि कोरोना वायरस है क्या। सारे दुनिया पर जो कोविड महामारी है उसके लिए जिम्मेदार है ये कोरोना वायरस। और इसका नया स्ट्रेन का इसका नाम है सार्स कोव 2 या नोवेल कोरोना वायरस। ये सार्स कोव 2 या नोवेल कोरोना वायरस का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है स्पाइक प्रोटीन। यह स्पाइक प्रोटीन ही होस्ट सेल के साथ जुड़कर कोरोना वायरस के जीनोम को और या कोरोना वायरस को कोष के अंदर जाने में मदद करता है। कोरोना वायरस के जीनोम आरएनए जीनोम है। इसके साथ आरएनए जीनोम के साथ न्यूक्लियोप्रोटीन जुड़ा रहता है। इसके अलावा भी कोरोना वायरस में मेम्ब्रेन प्रोटीन और एनवेलप प्रोटीन नाम के दो प्रोटीन रहता है। ये दो प्रोटीन कोरोना वायरस के आकार में मदद करता है। अब पिछले स्लाइड में जैसे बताया गया था कि स्पाइक प्रोटीन बहुत गुरुत्वपूर्ण है, तो ये स्पाइक प्रोटीन के इतना महत्व क्यों है? स्पाइक प्रोटीन जब कोरोना वायरस किसी इंसान को आक्रमण करता है तो उसके नाक या मुंह के जरिए उसके फेफड़े या लंग्स में जाके पहुंचते हैं। लंग्स के जो कोशिका रहते हैं और लंग्स कोशिका के एक ACE2 रिसेप्टर नाम का रिसेप्टर होता है। स्पाइक प्रोटीन जाके वो ACE2 रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है और इस जुड़ने के बाद ही कोरोना वायरस उस कोश के अंदर जा सकता है। फिर कोरोना वायरस का आरएनए जीनोम खुद आरएनए जीनोम से आरएनए तैयार होता है और उसी आरएनए से फिर से कोरोना वायरस के भिन्न भिन्न प्रोटीन तैयार होता है। वो प्रोटीन और आरएनए फिर जुड़ के नया कोरोना वायरस उस कोश के अंदर बनाता है। इसीलिए स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन है। आज के दिन में सबसे विवाद का विषय यह है कि कोरोना वायरस का उत्पत्ति कहां से हुआ है। इसके लिए दो तत्व अब सामने आता है। एक इंसान द्वारा बनाया गया है कि कोरोना वायरस को, या तो कोरोना वायरस स्वाभाविक रूप से ही आया है। पहले स्वाभाविक रूप से कोरोना वायरस कैसे आया है वो देखा जाता है। कोरोना वायरस में इंसान से मिले हुए जो कोरोना वायरस है उसका जो जब जीनोम सीक्वेंस किया गया है, उस जीनोम सीक्वेंस राइनोलोफस नाम के चमगादड़ से मिले कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंस के साथ बहुत हद तक मिलजुलता है। और इस मिलने के कारण ही कुछ विज्ञानी और कुछ गोष्ठियों का मानना है कि कोरोना वायरस का उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से हुआ है और वो चमगादड़ से आया है। पर यही क्या एक तत्व है? पर इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों की और भी मानना है। अगर उस खुद और दूसरे पहलू को देखने से पहले मैं एक चीज अगर देख ले कि 2002 साल में जो सार्स कोरोना वायरस आया था पहली बार के लिए, तो उसके लिए एक मध्यवर्ती होस्ट सिवेट नाम के एक जानवर में होता। 2012 साल में जो मार्स वायरस आया था वो डॉर्मेटरी ऊंट में उसका मध्यवर्ती वायरस मिलता था। सॉरी, डॉर्मेटरी ऊंट उसका मध्यवर्ती होस्ट था। पर 2019 में जो कोरोना वायरस आया है उसका मध्यवर्ती होस्ट क्या पैंगोलिन है या सांप है ये पता नहीं चल रहा है। और इसी के ऊपर इसी को मानकर कुछ विज्ञानियों का मानना ऐसा है कि कोरोना वायरस किसी जानवर से नहीं बल्कि चाइना के वुहान प्रदेश की एक वायरोलॉजी लैब में बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस वायरस को बनाया गया है कि इसके भविष्य में एंटीबॉडी बेच के व्यावसायिक उद्योग या तो इस वायरस को सारा दुनिया में फैल के उससे जैव युद्ध करने के लिए इसे बनाया गया है। पर इसे लेकर विज्ञानी और विभिन्न गोष्ठियों में बहुत सारे मत है। तो अब इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुआ है ये अभी तक निश्चित नहीं है। सार्स कॉव 2 के जो आरएनए वायरस है उसका जीनोम आरएनए जीनोम कैसा दिखता है? सार्स कॉव 2 के आरएनए जीनोम के पहले हिस्से में जो ओपन रीडिंग फ्रेम रीजन है, ओपन रीडिंग फ्रेम की जगह से जो कोरोना वायरस के काम कार्य के लिए जो एंजाइम की जरूरत होती है उसका तैयारी होते हैं, जैसे कि प्रोटीएज, आरएनए पॉलीमरेज ऐसे। और जो दूसरा हिस्सा है उस दूसरे हिस्से से स्पाइक प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन ऐसे कोरोना वायरस के आकार और ढांचे के लिए जो प्रोटीन जरूरी है उस प्रोटीन का प्रस्तुति होता है। अब कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन इतना महत्वपूर्ण है तो ये स्पाइक प्रोटीन का ढांचा कैसा है? अगर हम देखें तो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक है S1 डोमेन और दूसरा है S2 डोमेन।
S1 डोमेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये आरबीडी और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो होस्ट सेल होता है उसका जो ACE2 रिसेप्टर है उस रिसेप्टर के साथ स्पाइक प्रोटीन के बस ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन ही बस जुड़ सकता है और इस रिसेप्टर बाइंडिंग जुड़ने के बाद ही स्पाइक प्रोटीन इस रिसेप्टर बाइंडिंग जुड़ने के बाद ही ये कोरोना वायरस इस ACE2 इस होस्ट सेल के अंदर जा सकता है और होस्ट सेल के अंदर जाने के लिए ये एस टू डोमेन उसके कोरोना वायरस और होस्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूजन का या जुड़ने का काम करता है। कुछ नाम के साथ परिचित होंगे जैसे एंसेस्टर स्ट्रेन, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। एंसेस्टर स्ट्रेन क्या है? जो स्ट्रेन इस रोग के लिए सबसे पहली बार पाया जाता है उसे एंसेस्टर स्ट्रेन कहा जाता है। जैसे कि D614G चाइना में सबसे पहली बार कोरोना वायरस के लिए पाया गया था, इसीलिए इस D614G को एंसेस्टर स्ट्रेन कहा जाता है। अब बार बार ये एंसेस्टर श्रेणी एक जीव से एक इंसान से दूसरे इंसान पे संचारित होते होते इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस आते हैं, इसमें बहुत परिवर्तन होता है। इस एक एक परिवर्तित रूप को एक एक वेरिएंट्स कहा जाता है। अब दूसरा था वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न वो सारे हैं जो इस वक्त काफी तेजी से संक्रमित कर रहा है और आगे भी इसे रोकना बहुत जरूरी है। ये सारे स्ट्रेन को कहा जाता है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की एक विशेष क्षमता है कि ये हमारे इंसानों की रोग प्रतिरोध क्षमता को भी चकमा दे सकता है। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जो इस वक्त तो शायद बहुत तेजी से संक्रमित नहीं कर रहे पर भविष्य में बहुत तेजी से संक्रमित कर सकता है और ये भी भविष्य में वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न हो सकता है, इसीलिए इसको लेकर वर्तमान समय में काफी चर्चा करना जरूरी है। ये सारे वेरिएंट्स स्ट्रेन को कहा जाता है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। हमें यहाँ पे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कौन से जगह पे पाया गया था वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न को और उसमें क्या क्या मेजर म्यूटेशंस देखा गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। यूके में पाया गया B.1.1.7, या साउथ अफ्रीका में पाया गया B.1.351 और ब्राजील में P.1। ये सारे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है जो सारे विश्व में अब फैला हुआ है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में एक डबल म्यूटेंट वेरिएंट और एक ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट, ये दो वेरिएंट सब वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के नाम से चिन्हित किया गया है। इसमें से जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है B.1.617 और B.1.617 प्लस V382L, ये ट्रिपल म्यूटेंट, ये दो ही दूसरे लहर के लिए जिम्मेदार है ऐसा माना जाता है। पश्चिम बंगाल में B.1.618 नाम की एक स्ट्रेन पाया गया है जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे जिसके संबंधित काफी तथ्य हमारे हाथ में नहीं है पर ये भविष्य में काफी संक्रमित हो सकता है, इसके लिए इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। पिछले स्लाइड में जैसे कि हमने बताया था वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो इसे हम इस तालिका में हम वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न वो कौन से इलाका में पाए जाते हैं या कौन से देश में पाया जाता है, उसमें सर्व मोट कितने म्यूटेशंस है और वो म्यूटेशन कौन सा म्यूटेशन है इसके बारे में बताया गया है। अब ऐसे बात जाहिर से है कि डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट अगर ये नाम हम सुने तो हमें ऐसा लगेगा कि डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट का मतलब है इसमें 2 और 3 म्यूटेशन है, पर ये सच नहीं है। डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट में कम से कम 15 और या 15 से ज्यादा म्यूटेशन है, पर जो मूल बात है कि डबल म्यूटेंट में 2 ऐसा म्यूटेशन है और ट्रिपल म्यूटेंट में 3 ऐसा म्यूटेशन है जिसके लिए ये दो वेरिएंट बहुत तेजी से संक्रमण घटा रहा है, इसीलिए इस 2 म्यूटेंट का नाम डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट रखा गया है। अब सवाल यह आता है कि वायरस को टारगेट करने के लिए स्पाइक प्रोटीन जरूरी क्यों है। स्पाइक प्रोटीन के जो आरबीडी पार्ट है वही लंग सेल के रिसेप्टर के साथ वायरस को जुड़ने में और संक्रमण करने में मदद करता है। कोरोना के जितने सारे म्यूटेशंस है वो मुख्य रूप से स्पाइक प्रोटीन पर होता है। कोरोना वायरस की लगातार म्यूटेशन करते हैं अपने विकास के लिए और ताकि वो और ज्यादा और अच्छी तरीके से होस्ट सेल के साथ जुड़ सके। इसीलिए वैक्सीनेशन के लिए स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करना जरूरी है ताकि स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर के साथ जुड़ ना पाए। ऐसा ही वायरस को रिसेप्टर के साथ जुड़ने के लिए और इंसान को वायरस को प्रतिरोध करने के लिए स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करना, वैक्सीनेशन के लिए स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करना बहुत जरूरी है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि इस सारे दुनिया में कौन से जगह पे कौन सा वेरिएंट्स ऑफ सबसे ज्यादा परिमाण में विस्तार के लाभ किया है। अगर हम भारत को देखें तो भारत में B.1.617 और B.1.618 ये सबसे ज्यादा परिमाण में है। अब तक तो हमने वायरस के बारे में काफी सारी चीजें जान चुके हैं, पर इस वायरस को रोकेंगे कैसे? इसे रोकने के लिए हमारे देश में इस वक्त कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम के 2 वैक्सीन को प्रस्तुत किया जा रहा है।
तो ये वैक्सीन हमारे देश में तैयार हो रहे हैं ताकि हम इस वैक्सीन को लेके इस वायरस के संक्रमण से बच सके। सबसे पहले आते हैं कोवैक्सीन, जिसका रासायनिक नाम BVV152 है। कोवैक्सीन एक संपूर्ण रूप से देसी वैक्सीन है क्योंकि इसकी डिजाइन से लेके इसके तैयारी सब कुछ भारत में ही हो रहा है। इस वैक्सीन को डिजाइन किया है भारत बायोटेक और ICMR NIV पुणे के साथ मिलकर। यह एक इनएक्टिवेटेड होल वीरियन वैक्सीन है, मतलब इस वैक्सीन में जो हमारे वायरस है उस कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर उसे वैक्सीन के तौर पे दिया जाता है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड के विज्ञानी सारा गिलबर्ट के नेतृत्व में बनाया गया एक वैक्सीन है जिसे एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल्स तैयार कर रहे हैं। इस कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के वाणिज्यिक नाम से इसे प्रस्तुत कर रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन में हम वायरल वेक्टर वैक्सीन यूज करते हैं, जहां पे हम कोवैक्सीन के कोरोना वायरस के एक निश्चित जीन को हम किसी और वायरस में जोड़ के उस वायरस को हम वैक्सीन के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ पे चिंपैंजी एडेनो वायरस को हमने यूज किया है, क्योंकि चिंपैंजी एडेनो वायरस अगर इंसान शरीर में जाए तो ये किसी तरीके की रोग सृष्टि नहीं करते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड कैसे काम करते हैं? तो सबसे पहले कोवैक्सीन के लिए जो कोविड का वायरस है, कोरोना वायरस, उसे हम बीटा प्रोपियोलैक्टोन नाम के एक केमिकल के द्वारा निष्क्रिय करते हैं। फिर उसी वायरस को हम इंसान के शरीर में इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन के तौर पे। अब कोवैक्सीन कैसे हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं? सबसे पहले जब वो वैक्सीन करते हैं कोवैक्सीन के द्वारा निष्क्रिय वायरस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे कि मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, डेंड्राइटिक सेल, ऐसे बहुत सारे कोष के द्वारा निगल दिया जाता है। निगल देने के बाद वो कोष उन्हें उस निष्क्रिय वायरस को प्रक्रिया करते हैं और प्रक्रिया करने के बाद उस वायरस को टी सेल को दर्शाता है। ये हेल्पर टी सेल को दर्शाने के बाद हेल्पर टी सेल उस प्रोटीन को पहचान लेता है, जो प्रोटीन असल में कोरोना वायरस के एक हिस्सा है। प्रोटीन को पहचानने के बाद वो हेल्पर टी सेल उस प्रोटीन को बी सेल को दिखाता है। बी सेल के सामने प्रस्तुत करने के बाद बी सेल उस प्रोटीन को फिर से पहचानता है और उस प्रोटीन के अनुकूल बहुत सारे एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। फिर जब एक बार एंटीबॉडी तैयार होने के बाद और एक इंसान पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होने के बाद, फिर उस इंसान को अगर कोविड के द्वारा फिर से आक्रांत हुआ कोरोना वायरस के द्वारा, तो वो वैक्सीन से तैयार हुआ एंटीबॉडी आता है और कोरोना वायरस के साथ जुड़ जाता है और फिर कोरोना वायरस को मार देता है। अब बारी है कोविशील्ड का। तो कोविशील्ड को कैसे बनाया गया है? कोविशील्ड के लिए एक चिंपैंजी एडेनो वायरस को लिया गया है और SARS-CoV-2 या कोरोना वायरस के आरएनए को लेकर उससे डीएनए बना के और उसके स्पाइक जीन को काटा गया है। फिर उस एडेनो वायरस को निष्क्रिय किया गया था, जो चिंपैंजी के शरीर से अलग किया गया है। निष्क्रिय एडेनो वायरस के अंदर वो स्पाइक प्रोटीन का जो जीन है उसे जोड़ दिया गया है। अब उस एडेनो वायरस को वैक्सीन के तौर पे इंसान को इंजेक्ट किया जाता है। कोविशील्ड हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता कैसे बढ़ाता है? जब कोविशील्ड शरीर में आने के बाद हमारे जो मांसपेशियों के जो कोष होते हैं उस कोष के साथ जुड़ जाता है और कोष के साथ जुड़ के वो कोष के अंदर चला जाता है और मांसपेशी कोष के अंदर अपने जीनोम को दे देता है। अब उस जीनोम के अंदर हमारे यहाँ पे स्पाइक जीन का हिस्सा है और स्पाइक जीन के हिस्से जो है वो स्पाइक जीन से वो स्पाइक mRNA बनाता है और स्पाइक mRNA से स्पाइक प्रोटीन होता है। फिर वो मांसपेशियों की सेल स्पाइक प्रोटीन को कोष के बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो फिर से उस प्रोटीन को निगल लेता है और निगलने के बाद उस कोष को MHC2 के जरिए हेल्पर टी सेल के सामने प्रस्तुत करता है। फिर जैसे कोवैक्सीन में हुआ था, हेल्पर टी सेल के सामने प्रस्तुत करने के बाद बी सेल आता है और बी सेल से एक्टिवेट बी सेल उस प्रोटीन के मुताबिक भिन्न भिन्न तरह की एंटीबॉडीज बनाता है। अब जब एंटीबॉडीज बन जाता है तो फिर से अगर वो इंसान जब पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो जाता है, फिर अगर उसे कोरोना वायरस के द्वारा आक्रांत होता है, तब वो एंटीबॉडीज आता है और उस स्पाइक प्रोटीन उस नया कोरोना वायरस के साथ जो सक्रिय कोरोना वायरस के साथ जुड़ जाता है और उस कोरोना वायरस को फिर मार गिराता है। अब बारी है जो कोष उस स्पाइक प्रोटीन को बना रहा था, वो कोष स्पाइक प्रोटीन को बनाने के साथ साथ वो कोष खुद भी MHC1 के जरिए उस स्पाइक प्रोटीन को दर्शाता है और इस बार वो स्पाइक प्रोटीन के टुकड़ों को दर्शाता है साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास। फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल जो सेल वो स्पाइक प्रोटीन बना रहा था, वो मांसपेशी के वो सेल उस कोष को भी वो मार देते हैं। मुझे आशा है कि मैं अब तक कोविड के भिन्न रूप और इसके साथ साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर काफी सारे तथ्य आपके सामने पेश कर पाया हूँ। कोविड के संक्रमण दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस कोविड से जीतने के लिए आपसे विनती है कि आप मास्क पहनिए, 6 गज की दूरी बनाए रखिए, अफवाह पे भरोसा मत कीजिए और वैक्सीन लीजिए। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।